हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सो आपकी क्लास फर्स्ट होगी। हम पूरा का पूरा जो हमारा मटेरियल होगा वो स्टडी मटेरियल से कवर करेंगे और मैं आपको ये चीज़ें पर्सनल नोट से भी कवर कराऊंगा। तो आप बेसिकली इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके अलावा हमने और भी क्लासेस डाल रखे अपने चैनल पे, एसएफएम की और एफआर की, एससीएम की, डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। ये हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको सी सारे सी ए फाइनल के सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी। सो चीज़ ये आती है, फर्स्ट सबसे पहले जीएसटी शुरू करने से पहले हम पता करते हैं कि जीएसटी का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली क्या चीज़ है जीएसटी जो गवर्नमेंट हम पर लगा रही है, और इसका मीनिंग क्या है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग इसके लिए। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 में। तो बेसिकली ये एक टैक्सेशन सिस्टम है जिसका कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ द मनी अंडर एनी लॉ। यहाँ पे जो एक्सटोर्शन वर्ड आया हुआ है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये क्या होता है। एक्सटोर्शन वर्ड, एक्सटोर्शन तो वो होता है जो किसी को किडनैप करके पैसा मांगा जाता है या किसी से फिरौती मांगी जाती है, उसका एक्सटोर्शन बोलते हैं। तो ये कंपलसरी एक्सटोर्शन क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये बात बताइए आप। कंपलसरी एक्सटोर्शन क्या है ये, कि मतलब हम किसी से फिरौती मांग रहे हैं, वो चीज़ है ये? नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, वो चीज़ नहीं है। जो आप ये देखेंगे वो वाला जो एक्सटोर्शन होता है, लाइक किसी को किडनैप कर लिया किसी ने, या किसी से वो हफ्ता मांग रहा है, हफ्ता वसूली करते हैं गुंडे हर जगह, तो उसको बोलते हैं एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन मनी वो ले रहा है उससे। लेकिन वो अंडर द लॉ नहीं होता। अगर किसी ने उनकी कंप्लेन कर दी तो पुलिस उसको पकड़ सकती है और उसके खिलाफ केस चल सकता है आईपीसी की धाराओं के अंडर, और वो अरेस्ट हो सकता है और उसको सज़ा भी हो सकती है। तो वो एक्सटोर्शन अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड डाला गया है, कंपलसरी एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन की कंपलसरी होगा ही होगा ऑफ द मनी अंडर एनी लॉ। ये जो वर्ड है अंडर एनी लॉ, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि इस लॉ के अंडर आप लोगों से पैसा रेज करोगे, आप लोगों से पैसा मांग सकते हो और वो आपको मना नहीं कर सकते, उन्हें कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बोल सकते हो आप कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ द मनी अंडर एनी लॉ। किसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कोई पैसा मांगा किसी से, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो बेसिकली टैक्सेशन स्ट्रक्चर है हमारा, वही हमारा टैक्सेशन है। जैसे आप इसकी बात कर रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स में, तो जीएसटी आ गया हमारा, ऐसे एक्साइज है, ऐसे कस्टम्स है। वैसे डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है हमारा इनकम टैक्स काम करता है। इनकम टैक्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपलसरी एक्सटोर्शन एक्सटोर्शन कर रहे हैं किस चीज़ का? पैसे का, किसी दूसरे से, मतलब अंडर एनी लॉ। भाई जी, इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ बना रखा है इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी डायरेक्ट टैक्स का लॉ बना रखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अंडर हम उससे पैसा मांग रहे हैं, तो हमने कंपलसरी बोला कि आपको देना ही देना पड़ेगा हर साल अपने इनकम के ऊपर इतना पैसा। ये कंपलसरी है, आप नहीं दोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे या आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो कंपलसरी एक्सटोर्शन मांगा हमने मनी का अंडर एनी लॉ, मतलब किसी लॉ के अंडर मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये लॉ बोलता है कि आप अगर अपनी इनकम इतनी कमाते हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो किसी लॉ बना दिया, उसके अंडर बोल रहे हैं हम लोग। तो अब बात ये आ गई लॉ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया से लॉ बना रखा है वो। लॉ बेसिकली आर्टिकल, लॉ अब कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बटा हुआ है और कैसे ये चीज़ काम करती है। सो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ऊपर। इसमें एक आर्टिकल नंबर 246 है। इसमें 3 लिस्ट आती हैं, एक तो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें आईपीसीसी में पढ़ी होंगी। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है आर्टिकल 247, 246 के अकॉर्डिंग, सॉरी। और इसमें क्या है, 395 टोटल आर्टिकल्स है। ये चीज़ें बेसिकली आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसलिए हम ये भी करो करा रहे हैं। और प्लस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको बेसिक उसके क्लियर होने चाहिए, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। लाइक अगर आप इंग्लिश सीखते सीखते हो तो आपको ABCD आनी चाहिए, तभी आप आगे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये वही चीज़ है। तो टोटल जो आर्टिकल्स हैं 395 है, और आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट बनाएंगे, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। जो एंट्री 1 to 97 है यूनियन लिस्ट में है, एंट्री 1 to 66 है ये आपकी स्टेट लिस्ट में है, और कंकरेंट लिस्ट में 1 to 47 है। अब ये कैसे काम करता है? एनीथिंग मैंशनड इन द लिस्ट, कोई भी चीज़ अगर मेंशन की गई है लिस्ट में, सीजी हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ।
बेसिकली इन लिस्टों में जो भी चीज़ें हैं 1 to 97 एंट्रीज के अकॉर्डिंग, और यूनियन का मतलब हो गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट होगी जो आपके सेंटर में काम कर रहे हैं। तो इन बेसिकली चीज़ों में, इन लिस्ट में जो कोई भी अगर चीज़ें मेंशन की गई है तो उस पे जितने भी लॉज होंगे वो बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें लॉ बना सकती है। भाई आपका स्टेट लिस्ट का कोई इसमें मैटर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसमें। अब है नेक्स्ट स्टेट लिस्ट, एंट्री 1 to 66। आपके एंट्री 1 to 66 में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उस पर खाली स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। स्टेट असेंबलीज हैं इंडिया में, और आपकी विधानसभा है, वहाँ पे पूरे लॉ बनते हैं। महाराष्ट्र की है, मतलब हर स्टेट की एक विधानसभा होती है, वहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस बनते हैं और फिर वो सेंटर से अप्रूव होते हैं। तो इस पे बेसिकली लॉ बनाने का अधिकार किसको है? इसको स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को, उसी के पास पावर है, और कोई वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि मतलब लॉ एक बार बनने के बाद पास होके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसा होता है। कंकरेंट लिस्ट क्या है? मतलब दोनों का, आप इसमें यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों बोल सकते हो, कि दोनों काम करती है इकट्ठी। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके यहाँ पे लॉज बनाती है। सीजी और एसजी दोनों मिलके बना रही है। सिविल और क्रिमिनल लॉज पावर होते हैं इनके पास, मतलब दोनों के पास पावर है कि आप चाहे सिविल लॉ बनाओ या क्रिमिनल लॉ बनाओ, दोनों मिलके बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। आप एक काम करो, दोनों एक साथ बैठो, एक लॉ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर अपने आउटपुट देगा, दोनों ने मिलकर एक लॉ बना दिया, उसको आप बोल सकते हो कंकरेंट लिस्ट में जो आ गया। तो इसमें क्या है, एंट्री 83 में, यूनियन लिस्ट की एंट्री 83 में एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखी हुई है, और एंट्री 84 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिखी हुई है, जिसमें अल्कोहल पावर को लिखकर को हटाया गया है। ये बेसिकली आपके एक बार एग्जांपल के लिए, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, 84 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल नाम आ गया, तो ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। 92 में सेंट्रल सेल टैक्स लगाता है, और एंट्री 97 रेजिडुअल एंट्री जो सर्विस टैक्स लगता है वो बेसिकली वो भी 97 में लगता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब स्टेट गवर्नमेंट के देखते हैं। एंट्री 51 स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। एंट्री 54 वेट सेल्स टैक्स लगता है यहाँ पे, और सिविल एंड क्रिमिनल लॉज के अंडर आपकी ये चीज़ें आती हैं दोनों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बेसिकली लॉज एंड रेगुलेशंस हो गए आपके, किसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनती हैं। अब जीएसटी बेसिकली हमारा शुरू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को आया था जीएसटी। और उससे पहले क्या चलता था भाई? उससे पहले क्या थे, काफ़ी सारे टैक्सेस थे कंट्री में। आपने सुना होगा वेट लगता था, सीएसटी लगता था, आईपीसीसी के टाइम में पढ़ा था आपने। वेट लगता था, सीएसटी लगता था, अलग से काफ़ी सारे टैक्सेस लग रहे हैं भाई। इंडिया हरियाणा का माल राजस्थान में गया, वहाँ का वेट अलग, यहाँ का वेट अलग, सीएसटी अलग, तो 50 टैक्स लगते थे। उनसे क्या है, व्यापारी दुखी हो गए थे कि मतलब एक बार लाइक आपका जैसे माल है हरियाणा में है, कोई बॉर्डर पे है वहाँ पे, लोहारू में जाना है, लोहारू से लेके अगर राजस्थान तक चला गया, फिर अलग से टैक्स वहाँ देना पड़ेगा, अलग से टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दो दो टैक्स उसको देने पड़ते थे, अलग अलग टैक्स लगते थे, कहीं ड्यूटी लग रही है, कहीं चुंगी लग रही है, तो अलग अलग चीज़ें थी। इसको हटाने के लिए बेसिकली एक लॉ लेके आया गया, वन वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के बेसिस पे। सो इसको अब देखते हैं आगे। हाँ, सो जीएसटी बेसिकली क्या है? ओल्ड टैक्स सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, जीएसटी सिस्टम कैसे काम करता है? ओल्ड टैक्स सिस्टम में मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। आपकी एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ऐसे 17 टाइप के टैक्स थे आपके, 17 टाइप के टैक्सेस लगते थे इस तरह के। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, 70 टाइप के टैक्सेस होते थे। लेकिन जीएसटी सिस्टम में क्या है, 1 जुलाई 2017 के बाद बेसिकली इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 के बाद इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, जीएसटी आया जिसने इन सब को ख़त्म करके खाली एक जीएसटी लाया। वन कंट्री वन टैक्स जो हमारा नारा था, बेसिकली एक कंट्री का एक ही टैक्स होगा, उस चीज़ पे हमने काम किया। टैक्सेबल इवेंट्स इसमें कैसे हुए? जो आपकी सेल थी, सर्विस थी, मैन्युफैक्चरिंग था, डीम सेल्स थी, वो उसको बेसिकली आप सप्लाई मानने लगे, या आपने कोई भी सेल किया। बेसिकली वन कंट्री वन टैक्स स्ट्रक्चर तो आप समझ गए कि सारी कंट्री में खाली यही टैक्स लगेगा। अब हम नीचे देखते हैं कि भाई क्या टैक्सेबल इवेंट थे, इसमें कैसे टैक्स लगता था या कैसे टैक्स लगता है। सेल पे, कोई प्रोडक्ट बेच दिया मैंने, ए ने बी को बेचा। सर्विस पे, आपने बेसिकली किसी से सर्विस ली, आपने रेस्टोरेंट में गए वहाँ से सर्विस ली, उसको हटा दीजिए। आपने बेसिकली अपना फ़ोन रिचार्ज किया, वहाँ से सर्विस ली, तो कोई भी आपने सर्विस ली। मैन्युफैक्चरिंग पे, आप बेसिकली गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री, आप जूते मैन्युफैक्चर करते हो, उस पर। डीम्ड सेल पे,
बेसिकली डीम्ड सेल क्या कंसेप्ट है, लाइक हमने बोल दिया कि हमारी सेल हो गई, हमने अप्रूवल बेसिस पे कर दी, या हमने किसी को चीज़ें रखने के लिए बोल दी या लीज पे दे दी, तो वो डीम सेल से कंसेप्ट में आता है। आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो जीएसटी आने के बाद इन सभी को बस सप्लाई बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो जीएसटी आने के बाद इन सारी चीज़ों को क्या बोलने लगे कि ये सब तो सप्लाई है भाई, सप्लाई ऑफ द गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की। ऐसे इसमें कौन कौन थे, किस किस बंदे पे लगता था टैक्स, या लगता है, सॉरी। तो एसएससी कौन थे इसमें, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेडर जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेडर ट्रेडिंग करा रहा है। तो टैक्सेबल पर्सन इसमें कौन होगा, जीएसटी में ओनली टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं बेसिकली, ये सारे टैक्सेबल है हमारे, मैन्युफैक्चरर भी आएगा इसमें, सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा, ट्रेडर भी आएगा, सबको आप बोल सकते हो ये टैक्सेबल पर्सन है हमारे। उसके बाद इंट्रा सेल, इंटर सेल और इंटरनेशनल सेल, इसमें तीन ये कंसेप्ट आए जिसके बेसिस पे पूरा जीएसटी काम कर रहा था। इंट्रा सेल मतलब इंट्रा, विद इन द स्टेट, हरियाणा का माल हरियाणा में बिक गया, महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र में बिक गया, इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट, महाराष्ट्र का माल गुजरात में बिका, एक स्टेट से दूसरे, इंटर मतलब स्टेट के अंदर जाना पड़ा, इंटर मीन्स एंटर, इंटर मीन्स बेसिकली एंटर। इंटर स्टेट मतलब इंटर मीन्स एंटर, एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट में गया। इंटरनेशनल टैक्सेशन, भाई इंडिया का माल था, यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल आएगा आपका, इंटरनेशनल सेल। इसको भी इंटर सेल ही बोलते हैं क्योंकि एंटर तो हो रहे हैं ना दूसरी सिटी में, तो ये भी वही कंसेप्ट हो गया। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली 31 स्टेट्स हैं हमारे पास और 5 यूनियन टेरेटरीज आज के टाइम पे। स्टेट्स कितने हैं इंडिया में, 28। ये कंसेप्ट हमें पता है कि 28 स्टेट है इंडिया में। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेंज माय। और यूनियन टेरेटरी किस दिन है, यूनियन टेरेटरी है हमारे पास 8। बेसिकली किन किन स्टेट्स के पास अपना ओन लेजिस्लेशन, लाइक किन किन स्टेट्स में खुद की विधानसभा है, वो कैसे काम करते हैं, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, जहाँ की पूरी मंत्रिमंडल होता है, कहाँ का विधानसभा है। तो हमारे पास क्या है, 28 स्टेट्स में, ये फुली इंडिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है स्टेट मैटर्स में। यूटी कितनी है यहाँ पे, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। एक तो दिल्ली है हमारी, दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है। पौंडुचेरी है, पुड्डीचेरी बेस जिसको बोलते हैं हम, यूनियन टेरिटरी है, कोई स्टेट नहीं है वो। जम्मू एंड कश्मीर है, ये बेसिकली कोई स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर एंड हवेली है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है। तो ये हमारी आ गई यूनियन टेरिटरीज, जिन जिन यूनियन टेरिटरीज में हम लोग काम करते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट्स हो गए कुछ, और कुछ हो गए हमारी यूनियन टेरिटरीज। बट इसमें भी इन लोगों ने एक डिफरेंस किया कि मतलब चलो, अब ये 28 स्टेट्स है, इनके लिए तो सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें सेम है, जो लॉज उस पर लग रहे हैं कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई, सबके लिए रूल एक समान। मतलब अगर सबको एक काम करना है तो भाई एक को बोल दिया तो सारों के लिए एक जैसा है, मतलब तुम लोग अलग अलग नहीं जा सकते, सबके लिए रूल समान है, कुछ नहीं कर सकते। अब बात आई भाई यूनियन टेरिटरीज की, मतलब इनके लिए ऐसे क्या रूल्स आए जिसमें 8 लोगों को इकट्ठा भी तो लिख सकते थे, 3 को अलग लिखा और 5 को अलग लिखा, ऐसी क्या दिक्कत होगी, मतलब क्या दिक्कत होगी कि मतलब 3 भाई अलग है और तुम 5 अलग हो, क्या प्रॉब्लम है ऐसी। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। इसमें बेसिकली कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के मिलते हैं इन यूनियन टेरिटरीज में। अरे दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हो आप, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, या दिल्ली में जो आप काम देख रहे हो, स्कूल्स बन रहे हैं, टीडी अथॉरिटीज़ हैं, बेसिकली सड़कें बन रही हैं, बसें फ्री की जा रही है, असेंबली है इसकी दिल्ली की खुद की, जो विधानसभा स्टेशन आप देखते हो मेट्रो स्टेशन है, तो दिल्ली की खुद की विधानसभा है। तो भाई कुछ पावर क्या दे दिए इसको, स्टेट गवर्नमेंट के भी दे दिए कि भाई अपनी विधानसभा बना लो, तुम छोटे मोटे लॉज खुद भी बना सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू तुम्हारे लॉ बनेंगे, दिल्ली में जितने भी लॉज बनते हैं, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है अथॉरिटीज़ दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। खुद की असेंबली भी है, विधानसभा मेट्रो स्टेशन देखा होगा आपने, तो वहाँ पे खुद की इनकी असेंबली है। इन्हें जीएसटी में स्टेट मानते हैं इसलिए क्योंकि भाई खुद की असेंबली है इनकी।
भाई के पास यहाँ भी असेंबली थी और यहाँ भी असेंबली है, तो खुद की असेंबली, इसलिए कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, इसलिए जीएसटी में स्टेट मान लिया, खुद की असेंबली होनी चाहिए, भाई इंडिपेंडेंट है। इनकी क्या दिक्कत है भाई, ना तो असेंबली कोई भी बेचारों के पास, ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके भी आप पे काम करते हैं, खुद के इलेक्शन नहीं होते हैं। आपने सुना कभी चंडीगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं, के लिए चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा या पंचकूला, हरियाणा या पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बेसिकली वो करते हैं, रूल करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे करते हैं। चंडीगढ़ पुलिस जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, चंडीगढ़ पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं गृह मंत्रालय के अंदर, ऐसे ही चंडीगढ़ पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नो असेंबली, कोई असेंबली नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है अलग से, डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपेंडेंट है लोग, और राष्ट्रपति शासन यहाँ कभी भी लग सकता है, और राष्ट्रपति के अंडर है सारी चीज़ें। अगर शासन लगाना है तो आप राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ पे कभी भी बेसिकली काम करा सकते हैं। लद्दाख हो गया, लद्दाख में राष्ट्रपति शासन बेसिकली रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे ये आतंकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती है, इसलिए सारा जो सब कुछ है मिलिट्री के कब्जे में रहता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या मानी जाएंगी, ये तो होगी चलो यूनिट टेरिटरीज, मतलब क्या डिफरेंस था इनमें। दिल्ली, पौंडीचेरी, JNK, इसमें कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के भी मिले थे, खुद की असेंबली है, इनकी में जीएसटी में स्टेट माना गया है। और ये जो पांच थे, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, लद्दाख, इनकी कोई असेंबली नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, डिपेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, राष्ट्रपति शासन लगता है भाइयों पे। अब है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कैसे काम करते हैं भाई, क्या चीज़ें हैं, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको आप लोग सप्लाई मान के जीएसटी लगा दोगे, ये तो बता दो। मतलब आप बोलते हो कि भाई तू आज दूध का पैकेट खरीद के लेके आया है 20 रुपये का, और चल इस पर 18% जीएसटी दे, 20 और 3 रुपये 60 पैसे, 23 रुपये 60 पैसे दे मेरे को। तो भाई ये बताओ कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है, किस पे जीएसटी लगेगा, हमें ये तो क्लियर करो। तो अब हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कैसे लगे, क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है टैक्सेबल इवेंट। एक गुड्स है बेसिकली, इसको सप्लाई किया गया टैक्सेबल इवेंट तभी हो गया। लाइक हम ये उठा लेते हैं, शूज़ है हमारे, शूज़ को सप्लाई किया, ये जीएसटी इवेंट बन गया। अब एक दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो इंट्रा, एक इंटर। इंट्रा क्या था, इंट्रा विद इन द स्टेट, बेसिकली खुद के स्टेट में काम कर रहे हैं लोग, और इंटर विद इन द स्टेट, विदाउट, आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड द नेशन ऑल्सो। जैसे कि दो स्टेट्स के बीच हो गया, दो कंट्रीज के बीच हो गए, इंटर, इंटर मतलब एंटर, दूसरे स्टेट में एंटर कर लेना। अब इस पे दो टैक्स लगेंगे। पहला हो गया CGST, नाम से ही पता चलता है CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, बेसिकली सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसको दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, SGST और UTGST, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और UTGST आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जितना CST होगा उतना ही बेसिकली SGST या UGST लगेगा। लाइक CST आपका 8% है, तो उतना ही वो आपका SGST और UGST। अब देखते हैं नीचे, दिल्ली में ट्रांजेक्शन हुआ, दिल्ली में बेसिकली ट्रांजेक्शन किया आपने, क्या बताया था हमने, दिल्ली क्या है, दिल्ली को स्पेशल राइट्स है, इसको स्टेट भी मान सकते हो आप। दिल्ली में ट्रांजेक्शन की तो क्या है, दिल्ली, पौंडोचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में किया, तो एक तो भाइयों पे CGST लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो तो लगता ही है। दूसरा SGST लगेगा स्टेट गवर्नमेंट वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि दिल्ली को भी भाई क्या मान रहे हैं, स्टेट मान रहे हैं, कि हाँ हमारी दिल्ली क्या है, स्टेट है, स्टेट है। अब है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को इस पाँच में डाला था हमने। तो भाई एक तो CGST लगना ही लगना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आके लेगी ही लेगी तुमसे टैक्स। अब दूसरा लगेगा तुम्हें UTGST। UTGST क्यों लगेगा बताओ भाई, इसलिए लगेगा क्योंकि ये 5 स्टेट्स के अंडर आता है, ये वाली 5 स्टेट्स, ये, इसलिए UTGST लग रहा है, 5 के अंडर आता है, इसलिए आप इस पर UTGST लगाओगे। अब नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान पे एक तो CGST लगेगा, भाई लगना ही है CGST, इसमें क्या मतलब दिक्कत है, CGST लगेगा ही राजस्थान पे। दूसरा क्या है, SGST लगेगा इस पर। भाई SGST कैसे लगता है बताओ आप। भाई इसलिए लगेगा SGST राजस्थान पे, क्योंकि ये भी स्टेट है राजस्थान, और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे टैक्स लेगी, प्लस स्टेट का टैक्स लगेगा। अब UTGST क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के रिजर्व में बेसिकली रखती है, और कॉमन टैक्स में नहीं डालती।
अब आप एक बात बोलोगे कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट को तो दो टैक्स मिल गए ऐसे, मतलब एक तो सेंट्रल जीएसटी था, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया था, और एक यूटी जीएसटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर रही है। तो एक इस हिसाब से मतलब अगर 8% की टैक्स रेट लगा हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तो 8% वो मिल गया जो सेंट्रल ले रहा था, और 8% वो मिल गया जो स्टेट ले रहा था, मतलब यूटी जीएसटी लेती थी। तो दो दो को लेके बैठ गई, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक ही मिला। तो ये कैसे मतलब भेदभाव हो रहे हैं इनके बीच में? ये कोई भेदभाव नहीं है इसमें। कैसे होता है, जो यूटी जीएसटी होता है ना, लाइक मैंने यूटी जीएसटी बनाया दिल्ली के लिए, ठीक है, ये हुआ दिल्ली का यूटी जीएसटी। दिल्ली के लिए मैंने यूटी जीएसटी लगाया। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को क्या करती है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को, लाइक मैंने दिल्ली का बनाया, तो दिल्ली पे चलो नहीं लगेगा, दिल्ली को छोड़ो, हम इस पे लद्दाख का एग्जांपल ले लेते हैं, या चंडीगढ़ का ले लेते हैं। लद्दाख के लिए हमने बनाया, सपोज ये बनाया हमने लद्दाख को। देखिए ये हो गया, और ये लिखा नहीं जा रहा है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो मैं लद्दाख के लिए बनाता हूँ। तो लद्दाख में क्या होगा, जो यूटी जीएसटी होगा लद्दाख का, वो लद्दाख के एक रिजर्व में डाल दिया जाएगा। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिजर्व बनाएगी, लद्दाख यूटी जीएसटी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जीएसटी, उसके हिसाब से एक रिजर्व बनाया जाएगा, उस रिजर्व में डाल दिया जाएगा, और उस रिजर्व को एक साइड में रख दिया जाएगा कि ये भाई लद्दाख के वेलफेयर के लिए, ये चंडीगढ़ के वेलफेयर के लिए, ये अलग से आपकी अंडमान निकोबार है उसके वेलफेयर के लिए, इसको हम अपने जो हमारा टैक्स होगा सेंट्रल वाला उसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है उसमें कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो तो अलग हो रहा है, और जो यूनियन टेरिटरीज़ का टैक्स है ना उसको आप अलग से डालते हो। उसमें ये नहीं कि आपने एक साथ ही घुसा दिया सारा का सारा टैक्स और वहीं से काम करते हैं। जो लद्दाख का टैक्स होगा वो अलग जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो अलग जाएगा। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस हिसाब से दो दो टैक्स मिल गए, नहीं, उसको दो दो टैक्स नहीं मिले। वो लोग बेसिकली काम कर रहे हैं एक ही टैक्स के लिए, जो सेंट्रल जीएसटी मिला है खाली, जो दूसरी वाला है वो उन्होंने यूनियन के उसमें डाल दिया, यूनियन का जीएसटी था उसमें डाल दिया, और उसको उसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे बाद में। तो ये हम बात बोल सकते हैं। अब ये देखते हैं भाई इम्पैक्ट कौन कौन से लगते हैं। जो सी जी एस टी है उस पर तो आपको पता ही है, सी जी एस टी एक्ट 2017 लगता है, और जो एस जी एस टी है उस पर बेसिकली 2017 लगता है। ये 31 लॉज के अंदर आता है जो एक्ट पास किए गए हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सी जी एस टी का चलो हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया उसके थ्रू बन गया। अब क्या है एस जी एस टी और यू जी एस टी? एस जी एस टी कैसे काम करता है? एस जी एस टी बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, 31 लॉज एंड एक्ट्स होते हैं, वो पास किए थे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने। आपको पता है कि मतलब जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ना हमारा जीएसटी का, वो इम्प्लीमेंट होना था 2002 से, लेकिन क्या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी अभी 15 साल से कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब मान नहीं रही थी कि वो अलग से अपना टैक्सेशन का लॉ पास करे और ये सारे टैक्स को एक साथ मिला दिया जाएगा, क्योंकि उससे उनकी पावर्स कम हो जाएंगी। तो इसी को बेसिकली करने के लिए क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, और ये 2017 में जाके जहाँ पैदा हुआ, जिसमें हर एक स्टेट का अलग से एक एस जी एस टी एक्ट पास किया गया। जैसे हरियाणा स्टेट जीएसटी एक्ट, महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी एक्ट, गुजरात स्टेट जीएसटी एक्ट, पंजाब स्टेट जीएसटी एक्ट, ऐसे। तो बेसिकली ऐसे 31 लॉज बनाए गए, क्योंकि 31 स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द जीएसटी लॉ। 28 तो आपके स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसमें क्या किया, अलग अलग ये आपके बनाए गए लॉज, और उसमें ये एक्ट पास किए गए, सारों को फिर मर्ज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साथ बना दिया। तो सी जी एस टी और एस जी एस टी से। सो दोस्तों, अभी की वीडियो के लिए बेसिकली आज इतना ही करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी फिर वो इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। और सबसे बड़ी बात, किसी की कोचिंग की कॉस्ट बच जाएगी अगर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसों की वजह से क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते और वो लोग फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव अभी शुरू किया है कि आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।